फर्स्ट यूनिट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट। अब जैसा कि इसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या चीज, इंग्लिश में आप पढ़ लीजिएगा, मैं केवल हिंदी में बता देता हूं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंटिंग का एक ऐसा ब्रांच है जो बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने, समराइज करने और रिपोर्ट बनाने के काम करता है। अब ये बिजनेस में हेल्प करता है कैसे? सबसे फर्स्ट है कीप द रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटी, सारे फाइनेंशियल एक्टिविटीज का रिकॉर्ड बनाना, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, ये सब, या क्या हमने सामान खरीदा, क्या बेचा, मतलब सारा रिकॉर्ड रखता है। सेकंड है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना। थर्ड है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस को समझना। इन शॉर्टकट या फिर अगर आसान भाषा में बोले तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये बताता है कि पैसे कहाँ से आए, कहाँ गए और अब कितने बचे हुए हैं। ठीक है, तो ये था आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन। अब आगे आते हैं नेचर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आपको हो सकता है ये लग रहा हो कि ये सब्जेक्ट हमारे किसी काम का नहीं है, हम तो बीसीए कर रहे हैं, हमें तो कंप्यूटर समझना चाहिए या फिर वेबसाइट बनाना सीखना चाहिए, कोडिंग सीखनी चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब्जेक्ट भी आपका इसलिए दे रखा है क्योंकि मान लीजिए आप किसी फर्म में जाते हैं तो उसके लिए एप्लीकेशन तैयार करते हैं, तो उसके लिए कुछ नॉलेज आपको फर्म की भी होनी चाहिए कि कैसे मैनेज होता है, फाइनेंशियल कैसे होता है, अकाउंटिंग कैसे होती है, ये सब कैसे होता है। तो इसलिए आपका ये वाला सब्जेक्ट दे रखा है। तो चलो टॉपिक की ओर बढ़ते हैं अपने नेचर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्रकृति कुछ इस प्रकार है। सबसे फर्स्ट है हमारा हिस्टोरिकल इन नेचर। इसका मतलब क्या हुआ, ये सिर्फ पिछले पास्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड रखता है। समझ रहे हो, जो करंट में चल रहे हैं उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा, ये जो पास्ट में हो चुके ट्रांजेक्शन उनका रिकॉर्ड रखता है। सेकंड है मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, सिर्फ वही एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है जो पैसे यानी कि मनी में मेजर की जा सकती। ऑब्जेक्टिव, ये फैक्ट और प्रूफ जैसे बिल, इनवॉइसेस पर बेस्ड होता है, इसमें अजम्पशन नहीं होते। फिर है हमारा पीरियोडिक रिपोर्ट, इसमें रिपोर्ट्स नियमित समय जैसे हर साल पर बनाई जाती है। लास्ट है हमारा यूज डबल एंट्री सिस्टम, हर ट्रांजेक्शन दो अकाउंट में रिकॉर्ड होती है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट है, 12 कॉमर्स से की है, तो आपको ये सब्जेक्ट बड़ी अच्छे समझ में आएगा, आपको सब चीज पता होगी। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है अगर आप साइंस साइड से भी हैं या किसी और आर्ट साइड से भी हैं, तो देखो ये जो सब्जेक्ट है आपको थोड़ा सा समझना तो है ही। कोशिश कीजिए कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते रहे, समझ में आते रहे। पढ़िएगा, एक दो बार पढ़िएगा, आपके दिमाग में अपने आप सेट हो जाएंगी। इतना कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, थ्योरेटिकल बेस ही सब्जेक्ट मानिए, आपको इसमें न्यूमेरिकल वगैरह नहीं है इतने। और एग्जाम में अगर आप थ्योरी भी कर लेंगे तो 70-80% थ्योरी ही आती है इसमें, बल्कि 90% थ्योरी आती है। ठीक, अब बढ़ते हैं थर्ड की ओर, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्कोप कवरेज मतलब है कि ये किन किन चीजों को कवर करता है। सबसे पहले मैंने बताया भी था आपको, रिकॉर्डिंग, सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड बनाना। क्लासिफाइंग, ट्रांजेक्शन को अलग अलग कैटेगरीज में बनाना, जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, सेल्स के लिए अलग बनाएंगे जो भी हमने पे किया चीजें, परचेज के लिए अलग बनाएंगे खरीदने वाली चीजों के लिए। अब कंपनी में कुछ एम्प्लॉयज भी होंगे, उनको सैलरी भी देनी होगी, तो उनके जो बिल बनेंगे सैलरीज में, उनके लिए अलग कैटेगरी बनाएंगे। फिर है हमारा समराइजिंग, ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल अकाउंट जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाकर ट्रांजेक्शन को ट्रांजेक्शन का समरी तैयार करना। एनालाइजिंग, फाइनेंशियल रिजल्ट के एनालिसिस करके बिजनेस की हेल्थ या पोजीशन को समझना। रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिपोर्ट बनाना और ओनर्स, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट और दूसरे स्टेक होल्डर तक पहुंचाना। अब क्वेश्चन आ गया है हमारा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिफरेंस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग अभी आपने नहीं पढ़ा है, वो आएगा आपकी लास्ट यूनिट्स में, लेकिन आप इसमें डिफरेंस अभी पढ़ लीजिए क्योंकि ये फर्स्ट यूनिट में आपका दे रखा है सिलेबस में। अब यहाँ मैंने एक टेबल बना दी है जिसमें यहाँ पे फीचर्स लिख दिए हैं, यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंट। तो सबसे फर्स्ट है पर्पस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पर्पस बाहर के लोगों, आउटसाइडर को इंफॉर्मेशन देना होता है। मैनेजमेंट में मैनेजर को डिसीजन लेने में मदद करता है। यूजर्स कौन कौन होंगे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के यूजर्स होंगे इन्वेस्टर्स या फिर गवर्नमेंट या फिर क्रेडिटर्स। वहीं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सिर्फ इंटरनल मैनेजमेंट के लोग ही आपके यूजर्स होंगे। ये क्या करेगा? फोकस पास्ट परफॉर्मेंस पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये पास्ट का ही रिकॉर्ड रखता है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है? फ्यूचर प्लानिंग और कंट्रोल करता है। रेगुलेशंस, ये रूल्स फॉलो करता है, जैसे कि GAAP या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अभी पढ़ेंगे हम GAAP के बारे में भी और AS के बारे में भी। ये कोई फिक्स फॉर्मेट या रूल फॉलो नहीं करता क्योंकि ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है। रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड, इसमें क्या होता है? इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनते हैं, बैलेंस शीट बनती है। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है? बजट्स बनते हैं, कॉस्ट रिपोर्ट्स बनती है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनती है। तो अगर हम इन शॉर्ट में बोले ना, अगर तो
फाइनेंशियल अकाउंटिंग बाहर के लोगों के लिए होता है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग अंदर के लोगों के लिए यानी कि मैनेजर्स के लिए होता है, जो बिजनेस का डिसीजन लेते हैं। अब आपका फिफ्थ है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वीनियंस। सबसे पहले देखते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वो बेसिक रूल होते हैं जो अकाउंटिंग में हमेशा फॉलो किए जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग सिस्टम की फाउंडेशन बनाते हैं, जैसे कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस और ओनर्स दो अलग अलग एंटिटीज होते हैं। बिजनेस के खर्चे या पैसे पर्सनल यूज से अलग होते हैं। सेकंड है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। सिर्फ वही चीजें अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होती हैं जो पैसों में मेजर की जा सकती हैं, जैसे कि सैलरी, रेंट। थर्ड है आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। माना जाता है कि बिजनेस लगातार चलने वाला है और बंद नहीं होने वाला है नियर फ्यूचर। फोर्थ है आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट। किसी एसेट्स को उसके ओरिजिनल परचेज कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ भी जाए। ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। हर ट्रांजेक्शन का दो इम्पैक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। एग्जांपल, कैश दिया, सामान लिया यानी कि गुड्स लिया। अकाउंटिंग पीरियड। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एक फिक्स समय के लिए बनाई जाती है, जैसे कि 1 साल, 3 महीने, 6 महीने। मैचिंग। हर साल के इनकम के अगेंस्ट उसी साल के एक्सपेंस को मैच किया जाता है। एक्यूरल। ट्रांजेक्शन को तब रिकॉर्ड किया जाता है जब वो होते हैं, ना कि तब जब पैसा मिलता है या फिर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं। अब आते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होते हैं? अकाउंटिंग कन्वेंशन वो प्रैक्टिस होती है जो अकाउंटेंट अकाउंटिंग करते वक्त फॉलो करते हैं ताकि रिकॉर्ड एक्यूरेट और यूजफुल बने रहे। इसमें सबसे फर्स्ट है कन्वर्टिज्म। ऐसी सिचुएशन में जहां डाउट हो, लॉस को पहले रिकॉर्ड करो, लेकिन प्रॉफिट तब तक नहीं जब तक कंफर्म ना हो। एग्जांपल, बैड डेब्ट्स का प्रोविजन बनाना। हमारा सेकंड है कंसिस्टेंसी। अकाउंटिंग में सेम मेथड हर साल यूज करनी चाहिए ताकि कंपैरिजन आसानी से हो सके। एग्जांपल, अगर एक बार स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन यूज किया है तो हर साल वही करो। थर्ड है डिस्क्लोजर। बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को क्लियरली दिखाना चाहिए, जिससे यूजर को सही डिसीजन लेने में मदद मिले। फोर्थ है मटेरियलिटी। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को ही रिकॉर्ड करो, छोटी मोटी चीजों को इग्नोर किया जा सकता है अगर वो डिसीजन मेकिंग पर असर नहीं डालती। अब पढ़ लेते हैं एएस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो रूल और गाइडलाइंस होती हैं जो ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए जाते हैं। इसका पर्पस क्या होता है? टू अनश्योर ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट रिकॉर्ड को ट्रू और फेयर बनाए रखना। सेकंड हमारा अकाउंटिंग प्रैक्टिस को स्टैंडर्ड एक जैसे बनाना सब जगह के लिए। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ लेते हैं, जैसे कि AS1, AS2, AS6, AS9, AS10। AS1 क्या है? अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्क्लोजर, कौन सी पॉलिसी यूज की गई है उसको बताना। AS2 इन्वेंट्रीज, माल स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे किया गया है। AS6 डिप्रेशिएशन अकाउंटिंग, एसेट्स की वैल्यू हर साल कम करना। AS9 रिवेन्यू रिकॉग्निशन, इनकम कब और कैसे रिकॉर्ड करनी है। AS10 फिक्स एसेट का अकाउंटिंग कैसे किया जाए, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग या मशीन्स। देखो यहाँ पे आपकी ये जो है यूनिट फर्स्ट ये पूरी कंप्लीट हो गई है। सेकंड बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा कैपिटल एंड रेवेन्यूज। तो कैपिटल आइटम्स क्या होते हैं? कैपिटल आइटम्स ये ऐसे खर्चे या खरीदारी होती है जो लॉन्ग टर्म का फायदा देते हैं, जैसे कि मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग का खरीदना। इफेक्ट क्या होता है? इन्हें बैलेंस शीट में एसेट्स के रूप में दिखाया जाता है। अब आते हैं रिवेन्यू आइटम्स। ये क्या होते हैं? ये रोज के व्यवसाय के कामों से जुड़े खर्चे होते हैं, जैसे कि एग्जांपल, रेंट देना, सैलरी देना, रॉ मटेरियल खरीदना एक्सेट्रा। इनका इफेक्ट क्या होता है बिजनेस पर? इन्हें प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एक्सपेंस या इनकम के रूप में दिखाया जाता है। अब नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। आज के समय में अकाउंटिंग के काम में कंप्यूटर्स काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं। सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन होगी तेजी और सही से कैलकुलेशन के लिए कंप्यूटर का यूज होता है। सेकंड, डेटा को आसानी से स्टोर करने और वापस लाने के लिए। थर्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए। फोर्थ है आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे टैली, बिजी, क्विक बुक्स का यूज करने के लिए। बेनिफिट्स, एक्यूरेसी, एकदम सही रिजल्ट बताएगा। स्पीड, तेजी से काम करेगा। इजी रिपोर्टिंग, आसानी से रिपोर्ट्स बनाना। पेपर वर्क कम हो जाता है। तो कंप्यूटर का वाइडली यूज है हमारे अकाउंटिंग। आपने पहले देखा हुआ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती थी, लेकिन कैलकुलेटर आ गए हैं, कैलकुलेटर से मिस्टेक होने के चांस बिल्कुल 0% है। अब डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? हर एक ट्रांजेक्शन को दो अकाउंट इफेक्ट करते हैं, एक डेबिट अकाउंट, एक क्रेडिट अकाउंट। बेसिक रूल क्या होते हैं इसके? डेबिट वॉज कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट। जो चीज अंदर आई है उसे डेबिट करो, जो चीज बाहर जाए उसे क्रेडिट। सेकंड, डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। खर्चे और नुकसान को डेबिट करो, आय
आय और मुनाफे को क्रेडिट करो, इनकम और प्रॉफिट को क्रेडिट करो। छोटा सा एग्जांपल बनाया, जैसे कि हमने राम को, जैसे कि छोटा सा एग्जांपल बनाया, अगर राम से 1000 कैश मिला है तो डेबिट कैश अकाउंट, क्रेडिट राम अकाउंट। अब आता है जर्नल क्या होता है। जर्नल अकाउंटिंग की पहली किताब होती है जिसमें सारे ट्रांजेक्शन को टाइम के ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। हर ट्रांजेक्शन को एक जर्नल एंट्री के रूप में लिखा जाता है जिसमें शामिल होता है आपका डेट, किन अकाउंट्स को अफेक्ट किया गया है, अफेक्टेड अकाउंट्स, अमाउंट और एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन यानी कि ब्रीफ नरेशन। जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या है, इसका अर्थ है कि बिजनेस में 10,000 का कैपिटल डाला गया है। अब आपने सुना होगा लेजर्स बनते हैं, तो लेजर्स एंड प्रोसीजर ऑफ रिकॉर्डिंग एंड पोस्टिंग। सबसे पहले लेजर्स के बारे में देखते हैं क्या होता है। लेजर एक ऐसी किताब होती है जिसमें जर्नल की एंट्री को अकाउंट वाइज ट्रांसफर किया जाता है। हर अकाउंट जैसे कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट के लिए लेजर में अलग पेज होता है। पोस्टिंग का मतलब होता है कि जर्नल की डेबिट और क्रेडिट एंट्री को उनके रिलेटेड लेजर अकाउंट में लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट है और रेंट अकाउंट क्रेडिट है तो कैश अकाउंट के लेजर में उस अमाउंट को डेबिट साइड में लिखा जाएगा, रेंट अकाउंट के लेजर में उस अमाउंट को क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। अब आता है ट्रायल बैलेंस क्या होता है। ट्रायल बैलेंस एक समरी होती है जिसमें सारे लेजर्स अकाउंट के बैलेंस एक पर्टिकुलर डेट पर लिखे जाते हैं। इसका पर्पस यानी कि उद्देश्य ये देखना है कि टोटल डेबिट्स इक्वल्स टू टोटल क्रेडिट्स हो रहे हैं या फिर नहीं। अगर दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट बराबर टैली हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि अकाउंटिंग बुक्स अर्थमेटिकली सही है। 7th है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का मतलब होता है कि बिजनेस के फाइनेंशियल रिजल्ट और पोजीशन को दिखाने वाले अकाउंट्स। इसमें 3 प्रमुख पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट, इसमें हमें ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस का पता चलता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता चलता है। बैलेंस शीट, इससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, असेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल का पता चलता है। नेक्स्ट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट किसी फिक्स पीरियड के लिए बिजनेस का नेट रिजल्ट, प्रॉफिट या लॉस दिखाता है। इसमें शामिल होते हैं टोटल इनकम क्रेडिट साइड में, टोटल खर्चे डेबिट साइड में, नेट प्रॉफिट टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसिंग, टोटल एक्सपेंस। अगर इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट होता है, अगर एक्सपेंस ज्यादा है तो लॉस होता है। बैलेंस शीट एंड रिलेटेड, तो बैलेंस शीट क्या चीज है आपकी। बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो किसी स्पेसिफिक डेट पर बिजनेस के एसेट्स, संपत्ति, लायबिलिटी, दायित्व और कैपिटल पूंजी को दिखाता है। इसका फॉर्मेट होता है लेफ्ट साइड यानी कि बाएं तरफ लायबिलिटीज और कैपिटल को लिखा जाता है, राइट साइड एसेट्स को लिखा जाता है। ये कोई अकाउंट नहीं होता बल्कि एक स्टेटमेंट होता है जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है। तो यहाँ पे आपकी यूनिट 2 कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट 3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट की, इसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपका रेशियो एनालिसिस। इसका मीनिंग समझते हैं, इंग्लिश में आप पढ़ लीजिएगा। रेशियो एनालिसिस का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 2 या उससे अधिक नंबर के बीच संबंध का एनालिसिस करना। इससे बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ और परफॉर्मेंस को समझने में मदद मिलती है। इसके टाइप्स होते हैं लिक्विडिटी रेशियो, बिजनेस की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को चेक करते हैं, एग्जांपल करंट रेशियो, क्विक रेशियो। सेकंड है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, बिजनेस कितना मुनाफा कमा रहा है ये दिखाते हैं, एग्जांपल है नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सोल्वेंसी रेशियो, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और रिस्क चेक करते हैं, एग्जांपल डेब्ट इक्विटी रेशियो। एफिशिएंसी रेशियो, बिजनेस की ऑपरेशंस कितने एफिशिएंटली हो रहे हैं ये दिखाते हैं, इन्वेंटरी टर्नओवर। इसके यूजेस हैं बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एक्सेस करने के लिए, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करने के लिए, मैनेजमेंट डिसीजन लेने में हेल्प करता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फंड फ्लो एनालिसिस। फंड फ्लो एनालिसिस का मतलब है, फंड फ्लो एनालिसिस का मतलब है कि 2 बैलेंस शीट डेट्स के बीच में फंड वर्किंग कैपिटल का मूवमेंट दिखाना। इससे हम ये समझ सकते हैं कि पैसा कहाँ से आया है और कहाँ गया है। कॉन्सेप्ट को समझते हैं, सोर्स ऑफ फंड, पूंजी का स्रोत, पैसा कहाँ से आया है, जैसे कि शेयर्स इशू करना, लोन्स लेना। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, पूंजी का उपयोग, पैसा कहाँ लगा, जैसे कि मशीनरी खरीदना, लोन्स का रीपे करना। यूजेस, फाइनेंशियल पोजीशन में होने वाले चेंजेस को समझने के लिए, फ्यूचर फाइनेंशियल नीड की प्लानिंग करने के लिए। प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट, स्टेप फर्स्ट, वर्किंग कैपिटल में होने वाले चेंजेस का शेड्यूल प्रिपेयर करने में। सेकंड, सोर्सेज और एप्लीकेशन ऑफ फंड का पता लगाएं। फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करें यूजिंग द अबव। सिंपल एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है आपको, अगर एक कंपनी ने पुरानी मशीनरी 20,000 में बेची और नई मशीनरी 50,000 में खरीदी तो सोर्स था हमारा 20,000 रुपए, एप्लीकेशन 50,000 रुपए, नेट यूज ऑफ फंड
30,000 रुपए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैश फ्लो एनालिसिस। कैश फ्लो एनालिसिस का मतलब होता है कि एक निश्चित समय के दौरान कैश और कैश इक्विवेलेंट के इनफ्लोज और आउटफ्लोज को दिखाना। ये बिजनेस की लिक्विडिटी यानी कि पैसे की उपलब्धता को इवेल्युएट करने में मदद करता है। ये कैश फ्लो को तीन मेन एक्टिविटीज में क्लासिफाई किया जाता है। सबसे फर्स्ट है हमारा ऑपरेशनल एक्टिविटीज, रोजमर्रा की ऑपरेशन जैसे सेल और एक्सपेंसेस। सेकंड है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, एसेट्स का खरीदना या फिर बेचना। थर्ड एंड लास्ट है फाइनेंशियल एक्टिविटीज, शेयर्स इशू करना, लोन्स लेना, डिविडेंड देना। इसके यूजेस हैं, शॉर्ट टर्म प्लानिंग में मदद करता है, कैश जनरेट करने की एबिलिटी को मेजर करता है, इन्वेस्टर्स और मैनेजमेंट को मदद करता है। प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो में सबसे फर्स्ट है ऑपरेशन, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटीज से कैश फ्लो को आइडेंटिफाई करें, फिर सभी इनफ्लोज को ऐड करें और सभी आउटफ्लोज को सब्ट्रैक्ट करें। पीरियड के लिए नेट कैश फ्लो कैलकुलेट करें। जैसे कि हम यहाँ पे सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं। अगर ऑपरेशन से कैश 50,000 रुपए है, मशीनरी का परचेज 20,000 रुपए है और लोन 10,000 रुपए लिया गया है, तो नेट कैश फ्लो होगा 50,000 माइनस 20,000 प्लस 10,000 इक्वल टू 40,000 रुपए। फोर्थ है आपका ब्रेक इवन एनालिसिस। मतलब है ब्रेक इवन एनालिसिस वो सेल्स लेवल ढूंढना जहां ना कोई प्रॉफिट होता है ना कोई लॉस, यानी कि बिजनेस अपने फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर लेता है लेकिन कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं होता। इसका फॉर्मूला होता है, आप याद कर लेना, ब्रेक इवन पॉइंट्स यूनिट इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कॉन्सेप्ट देखते हैं इसका। फिक्स्ड कॉस्ट ये प्रोडक्शन के साथ नहीं बढ़ते जैसे कि रेंट। वेरिएबल कॉस्ट ये प्रोडक्शन के साथ बढ़ते हैं जैसे कि रॉ मटेरियल। कंट्रीब्यूशन सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। यूजेस डिसीजन मेकिंग में मदद करता है, मिनिमम सेल्स टारगेट को सेट करने में मदद करता है, प्राइस डिसीजन के लिए यूजफुल है। यहाँ पे हमारा एग्जांपल है, एग्जांपल फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी 10,000 रुपए, सेलिंग प्राइस 100 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 60 पर यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल्स टू 10,000 अपॉन 100 माइनस 60 यानी कि 250 यूनिट्स। इसके साथ साथ ये वाली यूनिट भी हमारी समाप्त होती है, FAM की यूनिट फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हर बिजनेस की फाइनेंशियल एक्टिविटीज जैसे कि पैसा जमा करना और उसे सही जगह लगाना, इन सबको प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना और कंट्रोल करना होता है। इसमें सबसे पहले आएगा आपका नेचर। नेचर में सबसे फर्स्ट है मैनेजरियल फंक्शन। इसमें डिसीजन लेना और फाइनेंशियल प्लानिंग करना शामिल होता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस, बिजनेस के हर स्टेज पर फाइनेंशियल डिसीजन लेना पड़ता है। गोल ओरिएंटेड, इसका मेन फोकस प्रॉफिट और वेल्थ मैक्सिमाइज करना होता है। कंसर्न विद फंड्स, ये पैसा कैसे आएगा और कैसे यूज किया जाएगा इससे रिलेटेड होता है। इसके ऑब्जेक्टिव में सबसे फर्स्ट है रेगुलर और प्रॉपर फंड की सप्लाई एंश्योर करना। सेकंड है आपका फंड का सेफ और सही यूज करना। थर्ड है इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा रिटर्न ROI कमाना। फोर्थ एंड लास्ट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखना। सेकंड टॉपिक है हमारा लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ये क्या है? इंग्लिश में तो आप देखो पढ़ लीजिएगा, मैं आपको केवल हिंदी में समझा रहा हूँ। ये ऐसे सोर्सेज होते हैं जो 1 साल से ज्यादा समय के लिए पैसा प्रोवाइड करते हैं। इनका यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी खरीदने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल इक्विटी शेयर्स, कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को बेचकर जो पैसा उठाती है उसे इक्विटी कैपिटल कहते हैं। सेकंड है आपका प्रीफरेंस शेयर, इन शेयर पर फिक्स्ड रिटर्न मिलता है और ये इक्विटी से पहले पे किए जाते हैं। थर्ड है डिवेंचर्स या इनको बॉन्ड भी बोल देते हैं, पब्लिक से लोन लिया जाता है जिसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट दिया जाता है। टर्म्स लोन फ्रॉम बैंक्स, बैंक से एक फिक्स टाइम के लिए लोन लिया जाता है। रिटेन अर्निंग्स, कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर को नहीं दिया जाता बल्कि बिजनेस में दोबारा इन्वेस्ट किया जाता है। थर्ड है आपका वेंचर कैपिटल, हाई रिस्क बिजनेस में प्राइवेट इन्वेस्टर के द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट। अब इसमें थर्ड टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्टरी आइडिया अबाउट कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन क्या होती है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे। कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि बिजनेस में टोटल जितना पैसा कैपिटल लगाया गया है उसका कैलकुलेशन इसमें शामिल होता है। शेयर कैपिटल, कंपनी द्वारा शेयर बेचकर उठाया गया पैसा। रिजर्व एंड सरप्लस, जमा किया गया प्रॉफिट जो फ्यूचर में यूज होता है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, बड़े समय के लिए लिया गया लोन। टाइप ऑफ कैपिटलाइजेशन, सबसे फर्स्ट है ओवर कैपिटलाइजेशन, जब कंपनी जरूरत से ज्यादा कैपिटल रख लेती है। अंडर कैपिटलाइजेशन, जब कंपनी के पास जरूरत से कम कैपिटल होता है। प्रॉपर कैपिटलाइजेशन, जब कंपनी जितना कैपिटल चाहती है उतना ही रेज करती है, ना ही ज्यादा ना ही कम। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक कंपनी के पास लॉन्ग टर्म फंड के अलग अलग सोर्सेज का कॉम्बिनेशन, मतलब कंपनी अपने बिजनेस को चलाने के लिए पैसा कहां कहां से लाती है उसका रेशियो है। इसमें शामिल होते हैं इक्विटी कैपिटल, जो पैसा शेयर होल्डर से आता है। सेकंड है प्रीफरेंस कैपिटल, फिक्स रिटर्न
रिटर्न वाले शेयर, डेबेंचर्स, पब्लिक से लिया गया उधार, लॉन्ग टर्म्स लोन, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया गया लोन। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका? ऑब्जेक्टिव होता है एक सही बैलेंस बनाना इक्विटी और डेब्ट के बीच में, ताकि कंपनी की वैल्यू बढ़ी रहे और फाइनेंशियल रिस्क कम हो। नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है वो मिनिमम रिटर्न यानी कि मुनाफा जो इन्वेस्टर कंपनी से एक्सपेक्ट करते हैं अपना पैसा लगाने के बदले में। अगर कंपनी इतना रिटर्न नहीं कमा पाएगी तो इन्वेस्टर को लॉस हो सकता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? हेल्प इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में मदद करता है किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने के लिए यूज होता है। सस्ते और एफिशिएंट फंड सोर्सेस को चुनने में गाइडेंस देता है। सिक्स्थ आपका एक्सप्लिक्ट एंड इम्प्लिक्ट कॉस्ट। तो एक्सप्लिक्ट कॉस्ट क्या होती है? ये वो कॉस्ट होती है जो कंपनी को कैपिटल प्राप्त करने के लिए डायरेक्ट पे करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल डेब्ट पर इंटरेस्ट देना, शेयर पर डिविडेंड देना, ये साफ साफ दिखाई देने वाली कॉस्ट होती है। इम्प्लिक्ट कॉस्ट ये वो छुपी हुई या हिडन कॉस्ट होती है जो किसी अल्टरनेटिव का फायदा छोड़ने पर होती है। एग्जांपल, अगर कंपनी अपना प्रॉफिट रिटेन अर्निंग्स बिजनेस में लगाती है तो उसका एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है जो रिटर्न इन्वेस्टर बाहर इन्वेस्ट करके कमा सकता था। फिर आपका मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मेजर करने के लिए हर कंपोनेंट का कॉस्ट निकालते हैं, जैसे इक्विटी, डेब्ट, और फिर उसका वेटेज एवरेज लेते हैं जिससे WACC वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। इसका फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पे E इक्विटी का मार्केट वैल्यू है, D डेब्ट का मार्केट वैल्यू है, T टोटल कैपिटल प्लस E प्लस D है, KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी, KD कॉस्ट ऑफ डेब्ट, T हो गया टैक्स रेट। ये फॉर्मूला बताता है कि कंपनी को अपने पूरे कैपिटल पर कितना एवरेज रिटर्न देना पड़ता है ताकि इन्वेस्टर सेटिस्फाई रहे। इस यूनिट का सबसे लास्ट टॉपिक है आपका कॉस्ट ऑफ डेबिट। कॉस्ट ऑफ डेबिट का मीनिंग, कॉस्ट ऑफ डेबिट का मतलब है कि वो एक्चुअल रेट जो कंपनी को अपने लिए बोरो की गई मनी पर देना पड़ता है। ये एक तरह का इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है। इसका फॉर्मूला होता है बिफोर टैक्स इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसेस इनटू 100, आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। क्योंकि इंटरेस्ट एक टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस होता है इसलिए कंपनी को जो असली कॉस्ट पड़ती है वो कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी 1 लाख रुपए का लोन लेती है और उस पे 10% इंटरेस्ट है और टैक्स रेट 30% है तो KD बराबर 10,000 इंटू 1 माइनस 0.30 यानी कि 7,000 रुपए। तो एक्चुअल कॉस्ट 7% बन जाती है, ना कि 10%। तो यहाँ तक आपकी ये वाली भी यूनिट खत्म हो चुकी है। अब ये है आपकी 5th यूनिट, वर्किंग कैपिटल एंड मैनेजमेंट। इसको आज हम इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। इसमें सबसे फर्स्ट है कॉन्सेप्ट कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले हम वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन देखते हैं। वर्किंग कैपिटल एक ऐसी कैपिटल को कहा जाता है जो एक बिजनेस को अपने रोजमर्रा के ऑपरेशन चलाने के लिए चाहिए होती है। ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच फर्क होता है। अब आते हैं कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। इसमें सबसे फर्स्ट है करंट एसेट। करंट एसेट वो एसेट है जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि कैश, इन्वेंट्री या रिसीवेबल। करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज जो 1 साल के अंदर सेटल करनी होती है, जैसे कि शॉर्ट टर्म लोन्स, पेबल्स। वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। सेकंड है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द कंपोजिशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। There are several factors affect the amount of composition of working capital. कई फैक्टर हैं जो वर्किंग कैपिटल के अमाउंट और कंपोजिशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है इसमें नेचर ऑफ बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को सर्विस बिजनेस के कंपैरिजन में ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है क्योंकि इन्वेंट्री की डिमांड ज्यादा होती है। सेकंड है इसमें बिजनेस साइकिल। जितना लंबा साइकिल होगा प्रोडक्शन से सेल तक उतना ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। सीजनल वेरिएशन, जो बिजनेस सीजनल डिमांड पर काम करते हैं उन्हें पीक सीजन के दौरान ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। क्रेडिट पॉलिसीज, अगर बिजनेस का क्रेडिट पॉलिसी फ्लेक्सिबल है तो रिसीवेबल बढ़ जाएगी जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को बढ़ाते हैं। फिर है हमारा ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, जब बिजनेस एक्सपेंड करता है तो ऑपरेशन बढ़ जाते हैं और इसलिए ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। फिर है आपका इकोनॉमिक कंडीशन। इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट और मार्केट कंडीशन वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। प्रोडक्शन साइकिल, वो कंपनीज जिनके प्रोडक्शन साइकिल लंबे होते हैं उन्हें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। अब थर्ड है इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे कि अनश्योर्ड लिक्विडिटी। इसका मतलब है कि कंपनी अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन
को टाइम पे पूरा कर सके। मैक्सिमम प्रोफिटेबिलिटी, करंट एसेट्स और लायबिलिटीज को एफिशिएंटली मैनेज करके कंपनीज अपनी प्रोफिटेबिलिटी मैक्सिमाइज करने की कोशिश करती है। ऑप्टिमाइज वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का ऑप्टिमल बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है, जिसमें ना तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल हो जो आइडल हो और ना ही कम हो जो लिक्विडिटी प्रॉब्लम क्रिएट करे। फिर आता है हमारा लिक्विडिटी वर्सेस प्रोफिटेबिलिटी। तो लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी का मतलब है कि एक बिजनेस की एबिलिटी अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पूरा करने की। प्रोफिटेबिलिटी का मतलब है कि एक बिजनेस की एबिलिटी अपने ऑपरेशन से प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। यहाँ से यहाँ का मतलब है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का चैलेंज ये है कि लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच बैलेंस बनाया जाए। अगर कंपनी ज्यादा वर्किंग कैपिटल रखती है तो वो अपने एसेट्स को एफिशिएंटली यूज नहीं कर रही होती, जो प्रॉफिटेबिलिटी को रिड्यूस करता है। दूसरी तरफ अगर कंपनी के पास कम वर्किंग कैपिटल होता है तो वो लिक्विडिटी इश्यूज फेस कर सकती है, जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पूरा करने में मुश्किल क्रिएट कर सकता है। फिर आता है आपका वर्किंग कैपिटल पॉलिसीज। वर्किंग कैपिटल पॉलिसीज को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। सबसे फर्स्ट है आपका कंजर्वेटिव पॉलिसी, ऐसी पॉलिसी जिसमें कंपनी हाई लेवल का वर्किंग कैपिटल मेंटेन करती है ताकि लिक्विडिटी प्रॉब्लम से बचा जा सके। ये प्रॉफिटेबिलिटी को रिड्यूस कर सकती है लेकिन स्टेबिलिटी इंश्योर करती है। फिर आपका एग्रेसिव पॉलिसी, ऐसी पॉलिसी जिसमें कंपनी लो लेवल का वर्किंग कैपिटल मेंटेन करती है ताकि प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमाइज की जा सके लेकिन ये रिस्क को बढ़ाती है। फिर है बैलेंस पॉलिसी, ऐसी पॉलिसी जिसमें कंपनी लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करती है, जिसमें एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल मैनेज किया जाता है बिना करंट एसेट्स में ओवर इन्वेस्ट किए। इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है हमारा थ्योरी ऑफ वर्किंग कैपिटल, नेचर एंड कॉन्सेप्ट। इसमें सबसे फर्स्ट है परमानेंट वर्किंग कैपिटल। परमानेंट वर्किंग कैपिटल ये वो मिनिमम लेवल होती है जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है ताकि बिजनेस के ऑपरेशन स्मूथली चलते रहें। ये टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है। फिर है वेरिएबल वर्किंग कैपिटल, ये वो एडिशनल वर्किंग कैपिटल होता है जो बिजनेस ऑपरेशन की फ्लक्चुएशन जैसे कि सीजनल सेल्स के लिए रिक्वायर्ड होता है। एफिशिएंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि कंपनी अपने ऑपरेशन को बिना फाइनेंशियल स्ट्रेन के चला सके और मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सके। सफलता का की है वर्किंग कैपिटल का सही बैलेंस ढूंढना, ना कि ज्यादा हो ना कि कम हो। तो यहाँ पे आपकी यूनिट 5 खत्म हो चुकी है। यूनिट 6 ये आपकी एफएएम की लास्ट यूनिट है। छोटी सी यूनिट है, इसमें 3 टॉपिक है, कैश मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड रिसीवेबल मैनेजमेंट। सबसे फर्स्ट है आपका कैश मैनेजमेंट। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कैश मैनेजमेंट का मतलब है कि कंपनी के कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज को मैनेज करना ताकि बिजनेस अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को पूरा कर सके। ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है लिक्विडिटी मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि बिजनेस के पास इतना कैश हो कि वो अपनी इमीडिएट ऑब्लिगेशन जैसे वेजेस, क्रेडिटर्स और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को इजीली पे कर सके। सेकंड है एफिशिएंट कैश यूटिलाइजेशन। एफिशिएंट कैश यूटिलाइजेशन इसका मतलब है कि कंपनी का कैश एफिशिएंटली यूज हो ताकि आइडल कैश ना हो और जब जरूरत हो तो कैश अवेलेबल हो। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कैश मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव ये है कि कंपनी के पास इतना कैश हो कि वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सके और अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सके। इसके की एक्सपेक्ट हैं। सबसे पहला है कैश फ्लो फोरकास्टिंग। इसमें फ्यूचर कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज का प्रिडिक्शन किया जाता है ताकि बिजनेस को अपनी लिक्विडिटी इंश्योर करने में मदद मिले। कैश कन्वर्जन साइकिल CCC, ये टाइम होता है जब कैश बिजनेस के थ्रू फ्लो होता है, यानी आउटले से लेकर रिटर्न तक का समय। इसमें रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज और पेएबल को एफिशिएंटली मैनेज करना पड़ता है। कैश मैनेजमेंट टेक्निक, सबसे फर्स्ट है इसमें ऑप्टिमल कैश बैलेंस मेंटेन करना। कंपनी को अपने कैश बैलेंस को ऑप्टिमल रखना चाहिए, ना कि बहुत ज्यादा ना ही बहुत कम। मॉनिटर डेली कैश फ्लो, हर दिन का कैश फ्लो मॉनिटर करना ताकि कंपनी को किसी भी कैश शॉर्टेज का पता चल सके। इन्वेस्ट सरप्लस कैश टू जनरेट रिटर्न्स, अगर कंपनी के पास एक्स्ट्रा कैश है तो उसे इन्वेस्ट करना ताकि रिटर्न जनरेट किया जा सके। तो इस तरह से कैश मैनेजमेंट बिजनेस को इंश्योर करता है कि उसके पास हमेशा लिक्विडिटी हो और वो अपने फाइनेंशियल डिसीजन एफिशिएंटली ले सके। फिर आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक सेकंड, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या होता है हम ये पहले समझते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब है कंपनी के स्टॉक को कंट्रोल करना ताकि कस्टमर की डिमांड को पूरा करने के लिए सफिशिएंट इन्वेंट्री हो और आउट स्टॉकिंग से बचा जा सके जो हाई स्टोरेज कॉस्ट को जन्म दे सकता है। ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला है इंश्योर कंटिन्यूटी
ऑफ ऑपरेशन। ये इंश्योर करता है कि डिमांड को पूरा करने के लिए बिजनेस के पास सफिशिएंट स्टॉक हो। मिनिमल इन्वेंट्री कॉस्ट, ये एक्स्ट्रा स्टॉक्स, स्टोरेज कॉस्ट और ओब्लिसेंस के रिस्क को कम करने के लिए काम करता है। ऑप्टिमल इन्वेंट्री बैलेंसिंग, इसका मतलब है कि इन्वेंट्री को ना ज्यादा और ना ही कम रखा जाए ताकि कैरिंग कॉस्ट को कम किया जा सके और स्टॉक आउट से बचा जा सके। की एक्सपेक्ट में सबसे फर्स्ट है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ये रेशियो बताता है कि कंपनी अपने इन्वेंट्रीज को कितनी बार बेचती है और रिप्लेस करती है। अगर रेशियो हाई है तो इसका मतलब है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट एफिशिएंट है। फिर है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ। इसकी देखो शॉर्ट फॉर्म भी है, जैसे EOQ की फुल फॉर्म है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये भी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकती है, तो इस थोड़े सा फुल फॉर्म पर भी ध्यान दीजिएगा। ये वो ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी होती है जो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को मिनिमाइज करता है, इंक्लूडिंग ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट। JIT, जस्ट इन टाइम, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें इन्वेंट्री को तब ऑर्डर किया जाता है जब जरूरत हो ताकि स्टोरेज कॉस्ट कम की जा सके। फिर आती है आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक। सबसे पहला है ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस, इसमें इन्वेंट्री को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, A हाई वैल्यू, B मीडियम वैल्यू और C लो वैल्यू, जो उसके यूसेज रेट और वैल्यू पर बेस्ड होता है। फिर होता है रीऑर्डर प्रिंट। ये इन्वेंट्री लेवल का होता है जहां पर नए ऑर्डर को प्लेस करना पड़ता है ताकि स्टॉक आउट से बचा जा सके। इस तरह से इन्वेंट्री मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि कंपनी के पास अपने ऑपरेशन को स्मूथली चलाने के लिए रिक्वायर्ड स्टॉक हो और एक्सेस इन्वेंट्री से रिलेटेड कॉस्ट भी मिनिमाइज की जा सके। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, रिसीवेबल मैनेजमेंट। रिसीवेबल मैनेजमेंट का मतलब है कि उन क्रेडिट को मैनेज करना जो कस्टमर को दिया जाता है और इंश्योर करना कि आउटस्टैंडिंग डेब्ट्स को टाइमली कलेक्ट किया जा सके। ऑब्जेक्टिव सबसे फर्स्ट है मिनिमाइज बैड डेब्ट्स। ये इंश्योर करता है कि कंपनी उन कस्टमर को क्रेडिट ना दे जो पेमेंट नहीं करेंगे ताकि पैसे का लॉस कम हो। इम्प्रूव कैश फ्लो, ये इंश्योर करता है कि रिसीवेबल टाइम पर कलेक्ट हो ताकि कैश फ्लो स्टेडी रहे। मेंटेन कस्टमर रिलेशनशिप, ये इंश्योर करता है कि क्रेडिट टर्म्स और कलेक्शन प्रोसेस कस्टमर रिलेशनशिप को नुकसान ना पहुंचाए। की एक्सपेक्ट में सबसे फर्स्ट है क्रेडिट पॉलिसी। ये वो टर्म्स और कंडीशन होती हैं अंडर विच कंपनी अपने कस्टमर को क्रेडिट देती है, जिसमें क्रेडिट लिमिट, पेमेंट टर्म्स और ओवरड्यू पेमेंट्स पर इंटरेस्ट रेट इंक्लूड होते हैं। कलेक्शन पीरियड, ये वो एवरेज टाइम होता है जो कंपनी को आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल को कलेक्ट करने में लगता है। शॉर्टर कलेक्शन पीरियड कैश फ्लो के लिए बेटर होता है। एजिंग शेड्यूल, ये एक टूल होता है जो बताता है कि रिसीवेबल कितने टाइम से आउटस्टैंडिंग है, जो ओवरड्यू अकाउंट को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। फिर आता है आपका रिसीवेबल मैनेजमेंट टेक्निक्स। रिसीवेबल मैनेजमेंट टेक्निक्स, सबसे फर्स्ट है क्रेडिट चेक। क्रेडिट चेक, ये कस्टमर की क्रेडिट वर्टनेस को एक्सेस करना होता है ताकि क्रेडिट देने से पहले उनके एबिलिटी टू रीपे का अंदाजा हो सके। इंसेंटिव एंड डिस्काउंट, ये अर्ली पेमेंट डिस्काउंट ऑफर करना होता है ताकि कस्टमर जल्दी पेमेंट करे। डेब्ट कलेक्शन, ये रिमाइंडर्स भेजना, कलेक्शन एजेंसीज का यूज करना या लीगल एक्शन लेना जब जरूरी हो। तो कैश, इन्वेंट्रीज और रिसीवेबल को इफेक्टिवली मैनेज करके बिजनेस अपनी लिक्विडिटी इंप्रूव कर सकते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं और अपने ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हैं। ये 3 एरियाज हर बिजनेस की डे टू डे ऑपरेशन के लिए क्रूशियल होते हैं और स्मूथ ऑपरेशन मेंटेन करने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे आपकी 6 यूनिट भी खत्म हो चुकी है। ये थी आपकी सब्जेक्ट की लास्ट यूनिट। अब मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।